तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आपको मेरा नमस्कार और आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। और आज हम पिछले पढ़े गए कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक बहुत सिंपल एक प्रॉब्लम देखते हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये एक थिन वायर है। थिन वायर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। चलो अभी सब हटा देते हैं। ठीक है, थिन वायर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। थिन वायर है, थिन वायर जिसका यूनिफॉर्म कुछ क्रॉस सेक्शन होगा। वायर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, सर्कुलर टाइप का। ध्यान से देखोगे तो सर्कुलर टाइप का एरिया है। ठीक है, उसकी बात छोड़ दो। इस जियोमेट्री में एक सर्किल है जिसकी रेडियस ए है। बिल्कुल उसके सेंटर से नीचे एक स्क्वायर बना हुआ है जिसकी हर एक साइड ए है, ए लेंथ की है। उसके नीचे एक छोटा सा वायर एक और गया एकदम सीधे, जिसकी लंबाई ए है। एक बिल्कुल इक्वल साइड वाला इसे ट्रायंगल है जिसकी हर साइड ए है। फिर उसके आगे 2a लेंथ का एक और उसी मतलब सेम वायर, और फिर 2a लेंथ का सेम वायर। वायर थिन वायर है और ये वायर जो है वो सेम है। करेक्ट। और ये एक प्लेन जियोमेट्री है, मतलब 3D नहीं है, बिल्कुल 2D है। यानी एक अगर ये सही में वायर होता तो बिल्कुल इसी बोर्ड पर ऐसे सजाया जा सकता था। ठीक है, और हमको निकालना है कि इस पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास यानी सेंट्रॉइड कहाँ पे है। इसका सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे है। देखो, वायर तो यूनिफॉर्म है, तो उसका जो मास होगा वो लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लो कि 1 मीटर वायर का मास है, लेट यूनिट मास ऑफ वायर, यूनिट मास मतलब 1 यूनिट का। अगर ये सब मीटर में हो तो यानी 1 मीटर का। अगर ये सब सेंटीमीटर में आप मेजर करना चाहें तो यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ वायर का मास। तो लेट यूनिट मास, यूनिट लेंथ का मास ऑफ वायर इक्वल टू स्मॉल m। मान लेते हैं कि एक लेंथ यानी यूनिट लेंथ जो ये वायर यूज हो रहा है उसकी 1 यूनिट लेंथ लंबाई जो है उतने वायर का मास स्मॉल m। ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्योंकि वायर जो है वो यूनिफॉर्म है। मान लेते हैं कि वायर जो यूज हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वही वायर और उसी क्रॉस सेक्शन का, बिना टेढ़ा मेढ़ा, बिना कहीं दबे हुए, उसी टाइप से रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, यानी जहां से हम कैलकुलेट करना चाहें। तो अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट अभी हम मान लेते हैं कि अब हम सेंटर ऑफ दिस सर्किल यानी O से हम उस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम ढूंढेंगे और उसको मेजर करेंगे इस पोजीशन से। कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी होगी। तो हम इस सर्किल के सेंटर से अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट मानते हैं। तो इस डायरेक्शन को आप x ले लीजिए और अपर डायरेक्शन को आप y ले लीजिए। ये हमने पहले बनाया था, हमने सोचा, लेकिन हम आपको दोबारा बना के दिखा देते हैं। x y एक्सिस, इधर की ओर हम डायरेक्शन को x रखेंगे, तो जाहिर सी बात है नीचे वाली ओर को हम निगेटिव में रखेंगे, यानी निगेटिव y एक्सिस। और अगर कोई लेंथ इधर लेंगे तो -x। क्लियर?
अब वायर है तो वायर में मास है, तो अपना फार्मूला बहुत क्लियर है। जब अलग अलग मास हों जो अलग अलग पोजीशन पर रखे हों, तो वहां पर कौन से पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। पहली बॉडी m1, पहली बॉडी का अगर मास m1 है तो m1 बॉडी का मास और m1 बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन, प्लस दूसरी बॉडी का मास और उस दूसरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन, प्लस इसी तरह तीसरी बॉडी का मास और तीसरी बॉडी के मास का सेंटर ऑफ पोजीशन, ऐसे, और डिवाइडेड बाय सभी बॉडीज के मास का सम यानी टोटल मास। सिमिलरली पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा वो होगा पहली बॉडी का मास और पहली बॉडी जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है उसका पोजीशन। सिमिलरली दूसरी बॉडी का मास और दूसरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो वाई एक्सिस है उसका पोजीशन, प्लस तीसरी बॉडी का मास और तीसरी बॉडी का जहां पर सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन, वाई कोऑर्डिनेट, और डिवाइडेड बाय ऐसे ही डिवाइडेड बाय वही जो बॉडीज हैं उनका टोटल मास। तो यहां पर देखो हम क्या करते हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को कई बॉडीज में बांट देते हैं। तो पहली बॉडी हम ले लेते हैं कि सर्कुलर, ये रिंग वायर से बनी है, तो ये एक सर्कुलर रिंग टाइप का वायर से बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसको दे देते हैं बॉडी नंबर 1। सिमिलरली वायर से बना हुआ ये स्क्वायर स्ट्रक्चर, इसको दे देते हैं बॉडी नंबर 2। सिमिलरली ये इतनी लेंथ, ए लेंथ का जो ये वायर गया है इसको दे देते हैं बॉडी नंबर 3। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है वायर से बना हुआ ट्राइंगुलर से, इस बॉडी को दे देते हैं बॉडी नंबर 4, उसका नाम दे देते हैं। फिर ये एक लंबा सा वायर, वही वायर एक लंबा सा 2 लेंथ का सेपरेट है, इसको बॉडी नंबर 5 दे देते हैं। और फिर ये 2 लेंथ का एक लंबा सा 2 लेंथ का ये स्ट्रक्चर है, इसको बॉडी नंबर 6 देते हैं। तो हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को आसानी से पहले 6 मास में डिवाइड कर दिया, 6 अलग अलग मास में डिवाइड कर दिया। अब ढूंढते हैं कि इनके अलग अलग जो बॉडी जो मिली हमको, यानी M1, बॉडी नंबर 2 को हम M2 मास लिखेंगे, M3, M4, M5, M6 यानी 6 जो मासेस हैं, उन ये जो बॉडीज हैं इनके अलग अलग सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ पे है। तो पहले देखो इस रिंग को, वायर से बना है तो एक रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है उसके सेंटर पर, यानी ये जो सर्किल है इसका सेंटर ऑफ मास इसी वो पॉइंट पर होगा, गुड। फिर ये आया स्क्वायर, बॉडी नंबर 2, ये आया स्क्वायर, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, जहां उसके क्या काटे, जहां उसके डायागोनल्स काटते हैं। और तो ये टोटल हो गई, ये 90 डिग्री एंगल होता है रेक्टेंगल में, तो ये लेंथ आ जाएगी पूरी √2a, और उसका जब हाफ करोगे तो ये लेंथ आ जाएगी √2a डिवाइडेड बाई 2 यानी a/√2, यानी ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाएगी हमारी a डिवाइडेड बाई √2। और ये जो पॉइंट होगा ये इस बॉडी नंबर 2 यानी ये जो स्क्वायर है वायर का बना हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब बॉडी नंबर 3 तो एक स्ट्रेट वायर है, सीधा वायर, बस इतना a लंबाई का, और लंबे वायर का अभी इसके पहले वाले एपिसोड में जस्ट हमने बताया था
सर्कुलर रॉड या वायर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर, यानी यहाँ पर। और इस बॉडी नंबर 3 है तो इसकी पोजीशन को हम लिखेंगे C3। गुड, बिल्कुल ए लेंथ के बिल्कुल बीच में। ठीक है, अब ये आया बॉडी नंबर 4। ये बॉडी नंबर 4 का जो ये है ट्राइएंगल और इक्वल साइड का है, तो इसको एक बड़ा फिगर ऐसे बना लो, सब साइड इक्वल है, ए ए ए, तो हर एंगल होगा 60 डिग्री। मैंने क्या बोला था कि जब जो ये मिडिल पॉइंट होता है अपोजिट साइड का, इसको सेंटर से अगर मिलाओ तो मिडीरियन बनता है, और मिडीरियन का 2 पार्ट ऊपर करो और 1 पार्ट नीचे करो, तो वो जो पॉइंट जो आता है वो होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट ट्राइएंगल। तो यहाँ पर तो इक्वल साइड का हमने ट्राइएंगल ले रखा है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। कितना आ जाएगा? ये पूरा लेंथ, ये देखो ये लेंथ है a, ये है 60, तो ये लेंथ कितनी होगी? साइन 60 इक्वल टू दिस लेंथ, ये पूरी, अगर इस पूरी लेंथ को अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लो h, तो साइन 60 इक्वल टू एच बाई ए, और साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू एच बाई ए, मीन्स एच आ गया आपका √3a/2। तो ये पॉइंट कैसे आएगा? ये पॉइंट जो है उसका 2/3 है, यानी ये जो लेंथ आएगी ये केवल इतनी वो आए। इसको अगर आप लेंथ दे दो h डैश इतनी, तो ये h डैश आ जाएगा √2h/3 मीन्स 2/3 इंटू √3a/2। 2 कैंसिल, √3 और 3 कैंसिल तो √3, यानी a/√3। तो यहां से अगर आप देखोगे बिल्कुल, तो जो ये सेंट्रॉइड होगा उसका ये मिडिल पॉइंट आएगा बिल्कुल एक तो साइड का, तो ये लेंथ होगी a/2 पहली बात तो। और फिर जब आप इसको मिलाओगे तो जहाँ पर इस ट्राइएंगल जिसको हमने बॉडी नंबर 4 माना है, इसका सेंट्रॉइड आएगा C4 यहाँ पर, जहाँ पर ये जो लेंथ होगी ये होगी a/√3, a/√3 इतनी लेंथ। तो ये कितनी होगी? ये होगी a माइनस a/√3 मीन्स √3 माइनस 1/√3। कौन सी? इतनी लेंथ। तो ये आ गया C4 का पोजीशन। ठीक है, अब हम समझ गए ना, इसको हम लिख लेंगे। तो इतनी जो लेंथ है ये वाली, इसकी वैल्यू लिख देते हैं a/√3, बाकी हम काम चला लेंगे। अब ये बॉडी नंबर 5 में है ये वायर इतना बड़ा 2a लेंथ का, तो ये वायर बिल्कुल सीधा है, तो इसका यानी सेंटर ऑफ पॉइंट उसके बिल्कुल मिडिल में होगा। तो ये आ गया C5 पॉइंट, यानी इसका इतने बॉडी का सेंटर ऑफ मास। और सिमिलरली ये भी स्ट्रेट वायर है, तो बॉडी नंबर 6 का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो इसके मिडिल पॉइंट पर। यानी हमको अलग अलग बॉडीज के, यानी M1 M2 M3 ऐसे अगर देखें, अलग अलग बॉडीज के हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ है हमको पता चल गई है। करेक्ट? देखो तो C1 यानी पहले पॉइंट क्या, ये जो पहली जो बॉडी आई है ये वाली पहली बॉडी,
यानी सर्कुलर रिंग, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, क्योंकि हमने यहीं से तो शुरुआत की है। तो जो सर्कुलर रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास तो इसी O पॉइंट पर है जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो C1 का कोऑर्डिनेट आया 0,0। अब हम आते हैं दूसरी बॉडी पर, यानी इस पर, यानी स्क्वायर पर, वायर से बने स्क्वायर पर। इसका सेंटर ऑफ मास है C2 पर, जिसका लेंथ अगर आप देखो नेगेटिव वाई एक्सिस में यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन, तो ये डिस्टेंस है A और ये A/√2 ये डिस्टेंस, यानी C2 की जो पोजीशन आएगी और वो एक्स एक्सिस की ओर नहीं मूव कर रही है, सेंटर पर है, तो C2 का जो कोऑर्डिनेट आएगा एक्स एक्सिस का पोजीशन 0 और उसका पोजीशन आया A + A/√2, वो भी माइनस का, क्योंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो आया C2 का कोऑर्डिनेट। C3 का कोऑर्डिनेट इसी में देखो A और √2A और प्लस इतनी डिस्टेंस और जोड़ो A/2, यानी A + √2A और प्लस A/2, यानी ये टोटल आया A, अगर कॉमन ले लो तो √2 और प्लस 1.5, ऐसे √2 + 1.5। तो C3 पोजीशन हमारा आया, वो भी बिल्कुल सीधा ही चला जा रहा है। तो C3 का पोजीशन 0, -A और √2, यहाँ पर भी आप A कॉमन ले सकते थे बाहर, 1 + 1/√2 और ये √2 + 1.5, करेक्ट। ये आया C3 का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली C4 उस ट्राइंगल का देखो, तो पहले ये पोजीशन निकालो, ये इसका x मतलब y एक्सिस के लॉन्ग यहाँ तक आएगा। तो C3 हम का ये पॉइंट का तो हमको y एक्सिस पता चल ही गया था, तो A/2 ये और A/2 A, यानी एक A/2 और जुड़ जाएगा। तो C4 का जो ये y कोऑर्डिनेट आया वो तो हमको पता चल गया -A √2 + 2.5। अब उसका केवल x एक्सिस हमें निकालना है। तो x एक्सिस है कि अब देखो ये 0 से उधर जा रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां हमने लिया है, अब हम इधर देखो x एक्सिस की ओर मुड़ गए हैं। तो ये पॉइंट इतनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस क्या थी, ये वाला इतनी A/√3 थी, तो A/√3 और डिवाइडेड बाई ये था A/√3, कहीं हमने लिखा था इसको, मिटा दिया क्या, चलो अच्छा ठीक है। ये डिस्टेंस थी A/√3, ये वाली केवल यहाँ से यहाँ तक थी A/√3, और ये था टोटल, ये हमको डिस्टेंस निकालनी है इतनी। तो ये है A/√3, ये अगर ये पूरी लंबाई h होती तो h का 2/3 पार्ट जो है वो है A/√3, तो h/3 पार्ट केवल होगा A/2√3, करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये केवल होगी A/2√3। तो C5 का जो कोऑर्डिनेट है, C4 का जो कोऑर्डिनेट आया x एक्सिस का, वो आया A/2√3 और वो भी पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है, करेक्ट। और सिमिलरली C5, ये वाला C5, तो ये पूरी लेंथ थी A, ये पूरी लेंथ थी A, यहाँ 2A, तो ये A और इतने में ये और जुड़ेगी,
ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ये वाली, ये 60 एंगल था, 60 डिग्री। धैर्य से काम लीजिए। 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री जो आएगा वो होगा दिस h, और ये साइड थी a, यानी √3/2 इक्वल टू h/a, यानी ये टोटल आ जाएगी h √3a/2, और उसके बाद आगे का a और जुड़ जाएगा, यानी ये a कॉमन आ जाएगा, तो √3/2 + 1 ये। तो C5 का कोऑर्डिनेट आ गया x एक्सिस की ओर a √3/2 + 1 x एक्सिस की ओर, और y एक्सिस की ओर सेम, जो y एक्सिस से डिस्टेंस वही जो ये थी -a √2 + 2.5। ये हो गया C5 का कोऑर्डिनेट और C6 का कोऑर्डिनेट। ये जब यहां पर जब आओगे तो एक a x में और जुड़ेगा, और y एक्सिस में a जुड़ेगा, लेकिन प्लस 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 का a, तो ये आ जाएगा -a √2 + 1.5। प्लस का जुड़ेगा तो एक कम हो जाएगा। ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स निकल आए। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यानी यहाँ पर है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास C2 है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये C3 है, इस ट्राइएंगल का सेंटर ऑफ मास C4 है, इसका C5, और इस स्ट्रक्चर इस बॉडी का C6, और सबके कोऑर्डिनेट x और y के हमको पता हो गए। यानी पहली बॉडी का मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 0, दूसरी बॉडी का जो x कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है, तीसरी बॉडी का भी 0 है, चौथी का ये है, पांचवी का ये है, छठी का x ये है। सारे हमको x कोऑर्डिनेट पता हो गए। सिमिलरली छहों बॉडी के हमको y कोऑर्डिनेट भी पता हो गए। तो ये सब हमको पता हो गए, y1 y2 y3 x1 x2 वगैरह सब पता हो गया। अब बचा मास m1 m2 m3। तो जो मास है वो हमने वायर के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, वायर के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वायर यूनिफॉर्म है, तो यूनिट लेंथ वायर का मास हमने माना है m। तो पहली बॉडी का जो मास कितना होगा, यानी पहली बॉडी यानी ये सर्कुलर रिंग कितना होगा, उसकी टोटल लेंथ, तो सर्किल की लेंथ कितनी होती है 2πr, सरकमफेरेंस 2πr, तो 2πa और m। एक यूनिट लेंथ का हमने मास m माना था, तो इस पूरे सर्किल का जो लेंथ है वायर का, ये पेरीफेरी है जिसकी लेंथ है 2πa, पूरे सर्किल की लेंथ है 2πa, तो लेंथ हो गई 2πa, जो कि इसकी रेडियस हमने a मानी है, और एक लेंथ यूनिट लेंथ की हमने मास m माना है, तो पूरे इस सर्कुलर रिंग का मास यानी m1 आ गया 2πam, यानी m1 हमको पता हो गया, x1 0 ये भी पता हो गया, तो यहां पर आप रख सकते हो। दूसरा m2 क्या है, ये स्क्वायर का ये जो वायर है टोटल लेंथ कितनी है, चारों साइड्स का सम यानी 4a, तो टोटल लेंथ वायर स्ट्रक्चर जो स्क्वायर का है m2, उसकी लेंथ है 4a, ये लेंथ हो गया, और एक लेंथ यूनिट लेंथ वायर का मास माना है m, तो टोटल मास आ गया वायर इस स्क्वायर स्ट्रक्चर का 4am, यानी आपको m2 भी पता हो गया, और कोऑर्डिनेट x2 ये 0, x2 भी पता हो गया। सिमिलरली 6 स्ट्रक्चर थे ना, लिख लेते हैं हम। तीसरा स्ट्रक्चर ये सिंपल वायर, ये सीधा वायर a लेंथ का केवल, इसको नाम 3, तो m3 क्या आएगा, टोटल लेंथ, तो a लेंथ का केवल वायर ही था, टोटल लेंथ a,
और एक यूनिट लेंथ का मास हमने माना है m, तो m3 आ गया a इंटू m, यानी am। तो m3 भी पता हो गया am और उसका x कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली अब चौथी बॉडी पर आते हैं। चौथी बॉडी तक क्या थी हमारा, ये ट्राइंगल इक्वल साइड का, तो m4 यानी चौथी बॉडी का मास, पहले सारे वायर की लंबाई a यानी 3a और उसमें m से मल्टीप्लाई कर दो। m क्या है, यूनिट लेंथ वायर का मास, तो m4 भी पता चल गया 3am, m4 पता चल गया 3am और उसका कोऑर्डिनेट m4 यानी c4 का कोऑर्डिनेट ये, आप ये यहाँ पर रखोगे तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब बचा पांचवी बॉडी। पांचवी बॉडी हमारी है केवल लंबा वायर m5, यानी उसका मास, लंबाई है 2a, तो मास हो गया टोटल 2am, क्योंकि लेंथ वाइज हम मास ले रहे हैं। तो m5 भी पता चल गया और उसका कोऑर्डिनेट हमको पता है ही है c5 का x कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली m6 यानी जो छठा बॉडी स्ट्रक्चर था, ये भी 2a लेंथ का वायर था, तो इसका मास है 2a और m यूनिट लेंथ वायर का मास, तो टोटल मास 2am और उसका जो कोऑर्डिनेट है c6, उसका x कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, यानी x6 और m6 ये सब पता है आपको। सबके वैल्यू रख दीजिए, m1 m2 रख दीजिए, जो ये स्मॉल m आपने माना है ये लेंथ वाइज है, सब कट जाएगा, पूरा m गायब, ये जो है ना ये पूरा m गायब हो जाएगा, m नहीं मिलेगा। सिमिलरली m1 m2 m3 आप निकाल ही चुके हैं और y1 y2 y3 y4 y5 y6 ये भी आप यहाँ पर रख दीजिए। ये सारे y कोऑर्डिनेट और उनके मास m1 m2 m3 m4 m5 m6 जो आपने अभी निकाले हैं m के टर्म में, ये भी आप रख दीजिए। बस हो गया आपका, निकल आएंगे आपके कोऑर्डिनेट। निकल आएंगे आपके कोऑर्डिनेट, तो x बार और y बार आपका निकल आएगा सीधा सीधा, एक टर्म में निकल आएगा। तो जहां पर भी ये आए, यानी वो कहां से लिया जा रहा है, वो o से लिया जा रहा है। अगर टोटल x की कुछ वैल्यू आएगी और टोटल y की वैल्यू आएगी, वो आप जब पॉइंट कहीं पर रखोगे इस x और y के लॉन्ग, वो आपका होगा पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास। थोड़ा कम्बरसम बट वेरी इजी, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास जब हमको एक स्ट्रक्चर दिया होता है जिसमें कई बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम और कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए।